चलिए जी शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट। कल हमने लास्ट टॉपिक किया था कॉर्पोरेट वेल और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या माना जाएगा कि कंपनी एक अलग पर्सन है, ओनर एक अलग पर्सन है। हम कॉर्पोरेट वेल को देखते हैं इंडिया में एज पर कंपनीज एक्ट। लेकिन लेकिन कभी कभी इसमें हमने सैलोमन वाला केस देखा था। सैलोमन ने अपना बिजनेस किसी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, उसी में मेजर शेयर होल्डर वही था। बाद में उसने कंपनी में शेयर भी खरीदे, कंपनी को एज अ लोन डिबेंचर वगैरह भी दिए। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कि चार्ज अगेंस्ट चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट। चार्ज ऑन कंपनी एसेट का मतलब होता है कि भाई साहब हमने गिरवी रख के डिबेंचर दिए। कल को कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी सबसे पहले सिक्योर्ड वालों को पैसा देगा। तो कंपनी ने सैलोमन सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा दे दिया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिर्ची लगी। कोर्ट में केस गया, कोर्ट कहते हैं कि सैलोमन ने अपने आप को पैसा नहीं दिया कंपनी में शेयर कैपिटल के बदले में, एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर के बदले में पैसा दिया। तो वो ऐसा कर सकता है, और अनसिक्योर्ड को पैसा मिला ही नहीं, बचा ही नहीं। फिर उसके बाद का पॉइंट था क्या, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सैलोमन के अगेंस्ट पर्सनल केस कर सकते हैं, मेंबर के प्रति नहीं, क्योंकि क्रेडिटर का केस कंपनी के साथ था ना कि किसी मेंबर के प्रति। तो मेंबर के प्रति भी कोई केस नहीं हो सकता। फिर इसके बाद था लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कभी कभार कि कॉर्पोरेट वेल को नहीं देखना पड़ेगा हमें, उसके पीछे जो बंदे काम कर रहे हैं, डायरेक्टर या जो कंट्रोल कर रहे हैं, उसको पकड़ेंगे। इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो एक्ट ने लिखा हुआ है। तो सबसे पहला था डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, फाइंड आउट वेदर को एनिमी और अ फ्रेंड, कि किसी दुश्मन देश की कंपनी के साथ या दुश्मन देश के साथ तो आप कोई भी एक्ट नहीं कर रहे। अगर दुश्मन देश के साथ कर रहे हो, कल को पकड़े गए तो आप ये नहीं कह सकते कंपनी को पकड़ो, कॉर्पोरेट वेल है ना, मैं तो ओनर हूं। उस केस में कॉर्पोरेट वेल या सेपरेट एंटिटी नहीं देखा जाएगा। जिसने काम किया है ओनर या डायरेक्टर ने, उसको पकड़ेंगे, ना कि कंपनी को। दूसरा था प्रोटेक्ट द रेवेन्यू। प्रोटेक्ट द रेवेन्यू वाले केस में क्या था, एक कंपनी टैक्सेस से बचने के लिए अलग अलग कंपनी खोल देती थी या अपनी इनकम किसी और को ट्रांसफर कर देती थी। जब कंपनी किसी और को ट्रांसफर करती थी, फिर बाद में लोन के तौर पे उन्हीं से पैसा ले लेती थी, पैसा फिर से उसी कंपनी के पास आ गया। इसका हमने केस देखा था, किसी कंपनी के पास 50 लाख की इनकम है, 10 लाख तक टैक्स माफ है, तो उसने बाकी के पैसे चार अलग कंपनियां बनाई, जिसको हम बोलते हैं शेल कंपनी या शाम कंपनी। शेल SHELL, शेल कंपनी या शाम कंपनी, जो फेक है, जिनका काम सिर्फ यही इनकम है। ये कंपनी आगे कोई सेल नहीं करती, परचेज नहीं करती, ना इनके पास कोई वर्कर्स है, ना कोई सैलरी वगैरह है। इन कंपनियों को इसलिए बनाया गया क्या, ताकि जो मेन कंपनी है वो अपनी इनकम इनको बांट सके, तो पांच छह मिलकर टैक्स बचा सके। तो इस टैक्स रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट ने बोला कि इस केस में हम कॉर्पोरेट वेल का पर्दा उठाएंगे। ये जो चार कंपनियां हमने बनाई, हम इसको नहीं मानेंगे कि ये कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं। इसके पीछे की जो मेन कंपनी है, जो मेन डायरेक्टर है, उसी की इनकम में काउंट करके टैक्स लगा देंगे। इससे क्या होगा, रेवेन्यू प्रोटेक्ट होगी गवर्नमेंट की। रेवेन्यू मतलब इनकम, मतलब टैक्स। प्रोटेक्ट होना मतलब कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स की रिकवरी ज्यादा से ज्यादा होगी। तीसरा केस कर रहे हैं, थर्ड केस लिफ्टिंग का, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन वेयर इट वाज फाउंड दैट सोल पर्पस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि अगर आपने कोई कंपनी बनाई है, वो यूज इट एज अ डिवाइस। आप एक कंपनी बना रहे हो, जो भी अभी आप केस करके आए हैं ना, बिल्कुल सेम है 99% केस। जो भी आप केस करके आए हैं डिविडेंड वाला, सेम वैसा ही केस है। कहते कभी अगर ऐसा पता लग गया गवर्नमेंट को कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई, उसको एज ए डिवाइस यूज कर रहे हो। कैसे डिवाइस यूज कर रहे हो, कि टू रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड बाय वे ऑफ बोनस टू वर्कमैन, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द पियर्सिंग ऑफ द वेल टू लुक एट इट्स द रियल ट्रांजैक्शन। कह रहे हैं हमने वेल को नहीं देखना, वेल को हम अपहेल्ड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, हम इसके ऊपर की रियल ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। देखो हुआ क्या, एक कंपनीज में ना, अगर आप कंपनीज में थोड़ा सा समझते हो ना, कंपनीज में दिवाली बोनस मिलता है वर्करों को, बहुत बार सुन रखा होगा। बोनस मिलता है प्रॉफिट के ऊपर। आपको फंडामेंटल चैप्टर का, क्लास +2 के फंडामेंटल चैप्टर में एक टॉपिक था, मैनेजर कमीशन देनी है। मैनेजर कमीशन देनी होती है टोटल नेट प्रॉफिट पे। पार्टनर्स ने, याद है, पहले अपने आप को सैलरी दे दी थी 12,000 रुपए की। याद करो वो बोला, क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है। 12,000 की सैलरी पार्टनर को दे देते थे, फिर प्रॉफिट बच जाता था 28,000। 28,000 के ऊपर मैनेजर को कमीशन देनी है 5%। लेकिन मैनेजर तो तरुण सर से पढ़ा था, वो कहता भाई साहब ओनर को पहले पैसे थोड़ी देते हैं, पहले पैसे किसको देते हैं, आउटसाइडर को।
फिर जो पैसा बचेगा नेट प्रॉफिट, उसके ऊपर मैनेजर को कमीशन मिलेगी। तो कंपनी वाले क्रिएट कर रहे हैं 28,000 का प्रॉफिट, या पार्टनरशिप फर्म बता रही है हमने 28,000 का प्रॉफिट कमाया, मैनेजर को 5% कमीशन देनी है, कितना बनता है 1400 रुपए। जब मैनेजर ने कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, उसने देखा पी एंड एल अकाउंट में आउटसाइडर से खर्चे के साथ साथ बी को भी सैलरी दी हुई है, पार्टनर को सैलरी। क्या पार्टनर को सैलरी पी एंड एल अकाउंट में मिलती थी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में? तो पी एंड एल अकाउंट में आपने क्यों दिखा दी? उससे क्या हुआ? प्रॉफिट 12,000 कम हो गया। तो आपको टॉपिक याद आता है, हमने पी एंड एल अकाउंट में 28,000 में 12,000 पहले ऐड किया था, ताकि टोटल नेट प्रॉफिट आ गया 40,000। प्रॉफिट बढ़ गया तो मैनेजर की कमीशन भी बढ़ जाएगी। तो मैनेजर हमेशा चाहेगा ना कि कंपनी में अगर हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं, कंपनी को प्रॉफिटेबल बना रहे हैं, तो प्रॉफिट तो सही दिखाओ ना, क्योंकि उसके साथ डिस्कशन क्या है, तेरे को कंपनी के प्रॉफिट का 5% मिलेगा। ओनर चाहेगा मैं कम से कम कमीशन या बोनस दूं। तो यही सेम केस में, इस वाले केस में कंपनी ने क्या किया, एक कंपनी ना अपना पी एंड एल अकाउंट बनाती है, ध्यान से देखना, एक कंपनी अपना पी एंड एल अकाउंट बनाती है और क्रेडिट में इनकम्स आ रही है, ध्यान से देखना, क्रेडिट में इनकम आ रही है 2 CR, एक्सपेंसेस आ रहे हैं 1.5 CR। बताओ कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आया? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए के ऊपर अब हमने अपने कंपनी के जो एम्प्लॉइज या वर्कर है उनको बोनस देने, मैनेजर को कमीशन देने। 50 लाख के ऊपर समझ लो 10% कमीशन देना होता है, कितना बन जाएगा? 5 लाख बोनस देने। और ये बोनस जितने वर्कर हैं कंपनी में, अगर समझ लो 100 वर्कर हैं तो 5 लाख 100 जनों में डिवाइड हो जाएगा एज पर द रैंक। पॉइंट समझ में आ गया? अब कंपनी ने क्या किया, अब ध्यान से देखना, ऐसे प्रॉफिट होता था हर साल। कंपनी ने थोड़ी सी चालाकी बनाई, एक और कंपनी बना ली, न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली। ठीक है, ये रियल कंपनी है। एक छोटी कंपनी और बना ली, न्यू कंपनी, ये ओरिजिनल कंपनी है, बना लेना ये आप लोग। एक न्यू कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, न्यू कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, ये कह रही है कि हमने ना सारा पैसा अपना जो है वो इस कंपनी में डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में जो सेल का पैसा आ रहा था ना, हमने उन पैसों से क्या किया, इस कंपनी में शेयर्स खरीद लिए, इस कंपनी में शेयर्स खरीद लिए, पैसा इन्वेस्ट कर लिया, और अब हमारे पास नेट प्रॉफिट 50 लाख नहीं है, सिर्फ 6-7 लाख रह गया। ये कंपनी का जो ओनर या डायरेक्टर था, वो पता है कौन था? जो इसका डायरेक्टर था ना, जो इस कंपनी का मेन डायरेक्टर या ओनर था, उसने ही सबसे ज्यादा इसमें पैसा लगा के इसके शेयर अपने नाम पे करा लिए। कंपनी का फंड यूज किया, जो रीजनल कंपनी थी जिसको 50 लाख की इनकम थी, उसने 40-45 लाख के इस कंपनी में शेयर खरीद लिए। अगले साल कंपनी में कितना नेट प्रॉफिट बच गया? 5-10 लाख। 5-10 लाख है तो बोनस भी कम दिया जाएगा। जब वर्कमैन वालों ने ये वाली बैलेंस शीट या पी एंड एल अकाउंट पढ़ा, उनको धुंधलेबाजी समझ में आ गई, उन्होंने केस कर दिया। केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या बोला, एक लाइन बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द पियर्सिंग ऑफ वेल। उन्होंने बोला कॉर्पोरेट वेल एग्जिस्ट नहीं कर सकती इस केस में, क्योंकि ये जो कंपनी आई है, ये नई कंपनी इस दुनिया में किस लिए आई है? आपका ओरिजिनल कंपनी का प्रॉफिट छुपाने के लिए, क्योंकि आपने सारा प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर कर दिया? दूसरी कंपनी में, बोल दिया हमने शेयर खरीद लिए। ऐसा नहीं होगा। ये कंपनी का डायरेक्टर कौन था? जो ओरिजिनल कंपनी के मेन मालिक थे वही थे इनके भी। तो कहते हैं इस केस में हम अपहेल्ड करेंगे वेल को। वेल को अपहेल्ड करने का मतलब है हम नहीं मानेंगे भाई साहब, हम लिफ्ट करेंगे टू लुक एट द रियल ट्रांजैक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसके पीछे जो रियल ट्रांजैक्शन, जो मेन फीलिंग्स है, जो मेन मंशा है, हम तो उसकी इंटेंशन को देखेंगे। तो इट मींस जो आपने कंपनी में 40-50 लाख रुपए लगाया, शेयर खरीदे, उसको नहीं हम मानेंगे। हम मानेंगे कंपनी का ओरिजिनल प्रॉफिट वही है जो दूसरी कंपनी में शेयर खरीदने से पहले था, उसी के ऊपर आपको बोनस देना पड़ेगा। तो विक्ट्री या ये जो फैसला सुनाया गया, वर्कमैन जो उनकी एसोसिएशन थी उनके हक में सुनाया गया। अब आप मुझे बताओ, क्या ठीक था जो जज ने फैसला सुनाया या गलत है? जो कंपनी खोली गई दूसरी, वो एक्चुअल में जेन्युइन कंपनी खोली गई कि अपना प्रॉफिट हाइड करने के लिए? क्यों हाइड करना पड़ रहा प्रॉफिट? ताकि बोनस कम से कम बांटे। तो पढ़ के देखते हैं आगे, आजो। कह रहे हैं फैक्ट ऑफ द केस क्या है, वर्कमैन ऑफ एसोसिएशन रबर, वर्कमैन के साथ केस हुआ, किस कंपनी का? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री का। और इन्होंने ये चीज पता क्या की, जो रबर इंडस्ट्री थी ना, इन्होंने सारी कंपनीज में, यार ऊपर के जो मगरमच्छ होते हैं,
छोटी छोटी मछलियों को खा जाते हैं, बड़ी मछली। तो ये बड़ी मछलियां, अब जैसे कोका कोला पेप्सी कितनी है पूरे वर्ल्ड में? 2 ही है। तीसरी अब जाके रिलायंस की कैंपा कोला आई है, और कोई कंपटीशन ही नहीं है ऊपर। अपनी मर्जी से वो प्राइस डिसाइड करते हैं। तो ये जो बड़े वाली एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज कंपनी होती है ना, ये आपस में पहले ही कर लेती है कि तू भी ऐसे कर, मैं भी ऐसे करता हूँ, ताकि हम बता देंगे कल को अगर केस हुआ वो भी तो ऐसे कर रहे हैं। तो नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है, उनका लड़ाई किसके साथ हुई? वर्कमैन के साथ। पढ़ के देखो फैक्ट ऑफ द केस क्या, इस केस के क्या फैक्ट थे? ए लिमिटेड कंपनी परचेज द शेयर ऑफ बी लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग 4.5 लाख रुपए। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर वाज शोन इन द पी एंड एल अकाउंट। हर साल वहां से मुझे डिविडेंड मिलता था ऐसा। ये बड़ी कंपनी है, ये छोटी कंपनी है। जब मैंने इसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए तो हर साल ये कंपनी इसको डिविडेंड देती थी। बिल्कुल ठीक है जी, डिविडेंड देती थी। तो कंपनी के पी एंड एल अकाउंट में डिविडेंड आता था, प्रॉफिट बढ़ रहा था। अब कंपनी सोच रही थी, बड़ी वाली कंपनी, यार दिमाग हमने लगाया, किसी और कंपनी में पैसा हमने लगाया रिसर्च करके। अब वो कंपनी इनको दूसरे नंबर पे डिविडेंड देती है। डिविडेंड याद है क्लास +2 में क्या होता था? प्रॉफिट में हिस्सा देना। यार अगर मैंने किसी कंपनी में हिस्सा लगाया है तो जो हर साल प्रॉफिट कमाएंगे मुझे भी मिलेंगे। तो ए लिमिटेड कंपनी ये है, बी ये है। ए ने बी के शेयर खरीदे, बी जितना पैसा कमाती थी, जितना शेयर्स प्रॉफिट होता था बांट देती थी, कुछ ए को कुछ बाकी शेयर होल्डर को। फिर ये ए लिमिटेड कंपनी डिविडेंड जो उनको मिलता था पी एंड एल अकाउंट में दिखाती थी। पी एंड एल अकाउंट बन रहा है तो जो इनकम्स हैं, सेल है, वो सारा क्रेडिट साइड पे दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। तो हर साल ईयर आफ्टर ईयर कंपनी दिखाती थी। इट वॉज टेकन इन टू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ, इट वॉज टेकन इन टू अकाउंट, ये वाले प्रॉफिट को ना। देखो आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आपको सच में सीए से थोड़ा सा प्यार करना है या लॉजिक सीखना है। सिंपल चीजें बता रहा हूँ। एक्चुअली ना सीए में यही चीज होती है कि अगर आपका दिमाग खोलना है ना, वो छोटे पॉइंट के ऊपर ही 15 मिनट लग जाते हैं, अदरवाइज फिर वो रट्टे वाली चीजें हो जाती हैं। पी एंड एल अकाउंट में बाय वाली साइड बताना क्या आता है यार, जल्दी बोलो, याद है? सबसे पहले आता था बाय सेल्स, याद है? बाय क्लोजिंग स्टॉक भी आता था, फिर और बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिल्कुल ठीक है निकुंज। ऐसे ही कोई भी इनकम मिल रही हो तो अब दूसरी कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी तो अब यहाँ पे शो करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। या कोई मुश्किल चीज है? अब अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, समझ लो मेरी किसी साल में सेल्स फुल बड़ी कम हुई है, मंदी है, लेकिन डिविडेंड मैंने जो दूसरी कंपनी में शेयर खरीदे दिमाग लगा के, उस कंपनी से डिविडेंड है, वो भी पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में आएगी। प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो साल के एंड में वर्कर्स आएंगे बोनस मांगने। क्या वर्कर ये देखेंगे सेल से प्रॉफिट हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक से? वो देखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां पे निकलेगा? नेट प्रॉफिट यहां पे निकल आएगा, देखो वो तो नेट प्रॉफिट देखेंगे जी, बात खत्म है। तो हर साल ऐसे ही हो रहा था, डिविडेंड मिलने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर उठ के आ रही थी। क्या इसमें वर्कर का कोई मेहनत है? नहीं है। लेकिन वर्कर कहते जो आपने उस कंपनी में पैसा लगाया है वो पैसा भी तो कंपनी का है, वो भी तो हम ही कमा के दे रहे हैं ना। तो ऑलमोस्ट तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, एक दूसरे के साथ ही तो चल रहा है। कुछ बच्चे, कुछ मेहनत बच्चे करेंगे, कुछ मेहनत टीचर करेगा, तभी पास होंगे। सेम यही उन्होंने तर्क रखा। इसी प्रॉफिट को बोनस के तौर पे बांटने से बचने के लिए ही कंपनी ने अब आगे क्या किया देखते हैं। सबसे पहले बोला ये वाले बोनस को टेकन इनटू अकाउंट किया हमने। टेकन इनटू अकाउंट मतलब पी एंड एल में लिखती थी कंपनी, उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। इनकम है तो कहां लिखेगी? बैलेंस शीट में थोड़ी लिखेगी, पी एंड एल के डेबिट में थोड़ी लिखेगी। समटाइम्स इन 1968 कंपनी ने आगे क्या किया, कंपनी ट्रांसफर्ड द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड टू सी लिमिटेड अ सब्सिडरी। वेलकम टू द वर्ड ऑफ सीए। अब सुनो झोल क्या किया, देखना यहां तक केस स्टडी क्लियर है, पक्की बात है। अब ए कंपनी ने क्या किया इधर, समटाइम इन द कंपनी ट्रांसफर द शेयर ऑफ बी टू सी। जो बी के शेयर थे ना हमारे पास, बी के शेयर थे। अब देखो जी धोंधलेबाजी तो यहां से शुरू होगी, यहां पे आपको पता चलेगा अच्छा सीए को ये सब चीजों से गुजरना पड़ता है, चाहे सीए स्टूडेंट को। ए कंपनी ने ना एक नई कंपनी खोली, सी लिमिटेड। मुझे बताओ ये पहली कंपनी है, दूसरी के तीसरी? कंपनी किसने खोली है? पेरेंट कंपनी। पेरेंट पहली वाली कंपनी को बोलते हैं पेरेंट कंपनी। जो ये कंपनी है ना, इसको बोलते हैं अकाउंट्स में पेरेंट या होल्डिंग कंपनी। इसने एक सी कंपनी खोली, इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिए तीसरे नंबर पे, ट्रांसफर
ऑल शेयर्स ऑफ बी। क्या सच में आपको समझ में आ रहा है यहां तक की केस? अब मुझे बताओ, बी कंपनी और ए कंपनी दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, ये डिपेंडेंट कंपनी होती है कि इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। ए कंपनी को पता है ये और मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो अगर मैं कोई और कंपनी खोल लूंगा, कॉर्पोरेट वेल के पर्दे के पीछे छुप जाता हूं। कॉर्पोरेट वेल का एक पर्दा होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का, तो मैं एक कंपनी खोलता हूं सी। क्या आपको यहां तक इंटेंशन समझ आ रही है कि आगे इस केस में क्या होने वाला है, बता सकते हो? तभी मजा आएगा ना। ट्रांसफर कर दिया तीसरे नंबर पे शेयर्स, इसके बाद क्या बताना क्या होने वाला है अंजाम? अब बी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जैसे मैंने, मेरे पास बी के शेयर्स हैं, मैंने आप लोगों को बेच दिए, अब कंपनी डिविडेंड मुझे देगी या बी को देगी, सी को देगी? इधर देखना, आप चौथे नंबर पे देखो, चौथे नंबर पे कंपनी ने 31 मार्च आया, 31 मार्च पे बी कंपनी ने डिविडेंड बांटना है, चाहे वो शेयर्स किसी के पास भी हो, चाहे भिखारी के पास भी हो, चाहे भिखारी लाल के पास है, चाहे जेठालाल के पास है, चाहे वो बी के शेयर ए के पास है, चाहे सी के पास। चौथे नंबर पे बी के शेयर क्या ए के पास बचे हुए हैं? तीसरे पॉइंट के बाद बताना, क्या ए कंपनी के पास आज भी बी कंपनी के शेयर हैं कि नहीं है? क्योंकि तीसरे नंबर पे हमने अपने शेयर किसको ट्रांसफर कर दिए? सी किसकी कंपनी है? चौथे नंबर पे देखो, देखना चौथे नंबर पे मैं ठीक बना रहा हूं। अब डिविडेंड किसको बांटा? सी का। अगर सी अपना पी एंड एल अकाउंट बना रहा है, सी अपना पी एंड एल अकाउंट बना रहा है, तो डिविडेंड इनकम को क्रेडिट साइड पे लिख देगा। बिल्कुल ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है? अब सोचो, ए कंपनी के पास क्या अब कोई प्रॉफिट आया है? जो सेल्स वूल का होएगा, नॉर्मल होएगा, वो नहीं होएगा, मेन इसको डिविडेंड मिल रहा था वो बचा गया। तो अब मुझे बताओ, पांचवें केस पे जब हमें डिविडेंड बांटने, नेट प्रॉफिट, अब ए कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया, क्यों? क्योंकि जो साल भर साल क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ईयर आफ्टर ईयर, जो बी से डिविडेंड आ रहा था, दिस ईयर विल नॉट कम, कहां पे चला गया? अब मुझे बताओ, सी किसकी कंपनी है? तो ये सारा चक्कर एसोसिएशन वर्कमैन वाले आए, उनको तो समझ नहीं आया, वो हमारे पास आए सीए के पास, कहते ये सब चीजें देखना, हमें बताना ये इस साल प्रॉफिट कैसे गिर गया है। हर साल हम ये बजट बना के चलते थे कि अच्छा बोनस मिलेगा, मोबाइल लेंगे, बच्चों की फीस भरेंगे, ये बजट है, ईएमआई है, इस बार आया नहीं। तो एक काम करते हैं, वकील या सीए के पास चलते हैं। वकील या सीए ने उनको ये वाला डायग्राम चार्ट बना के इजी शब्दों में बता दिया, केस हुआ। अब मुझे बताओ, क्या सी कंपनी को एज अ सेपरेट एंटिटी या कॉर्पोरेट वेल देखेगा जज के नहीं देखेगा? ये किस इंटेंशन से सी कंपनी बनाई गई इस दुनिया में? प्रॉफिट को छुपाने के लिए, डिविडेंड को कम करने के लिए। तो यही वो केस है, वो कह रहे थे अब जो सब्सिडरी कंपनी बनी है, सब्सिडरी कंपनी है सी, ए को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी जिसने बनाई है, जो कंपनी बनी है उसको बोलते हैं सब्सिडरी। तो मुझे बताना, होल्डिंग बड़ी हुई कि सब्सिडरी बड़ी हुई? होल्डिंग कंपनी का दूसरा नाम होता है पेरेंट कंपनी, कभी कभी आपने सुना होगा यूट्यूब पे या कभी टीवी वगैरह में, पेरेंट कंपनी। ठीक, तो अब जज ने फैसला सुनाया, जो सी को डिविडेंड मिल रहा है वो एक ही कंपनी में ही माना जाएगा, जो सी को कंपनी को मिल रहा है। तो यहां पे कोर्ट ने क्या कंटेंशन दी? कोर्ट हेल्ड दैट कोर्ट हेल्ड दैट सी सी लिमिटेड will court held that C Limited will not be treated as a separate entity. Corporate will be lifted in this case. Dividend income will be treated as the income of A Limited, and bonus will be calculated on higher income, on higher net profit. थोड़ा इजी बनाने के लिए, करने के लिए हमें भी पढ़ के आना पड़ता है, मेरे को भी डेली अब तैयारी करनी पड़ रही होती है।
मतलब ऐसा कुछ, कभी कभी तो आप ऐसे समझ लो इवन +2 में भी या +1 में भी, चाहे सीए में तो है ही है, सीए में तो रेगुलरली देखना पड़ता है, इवन +1 2 में भी कई टॉपिक ऐसे होते थे 10 10 मिनट या 5 5 मिनट के, जिसको 2 2 3 3 दिन में लगातार पढ़ता रहता था कि कैसे बच्चों के लिए आसान बनाए। तो ये चीजें मेरे को भी अब डेली पढ़नी पड़ रही हैं कि कैसे बच्चों के दिमाग में मैं इजी करके डाल सकूं। तो मतलब टीचर को भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर मेरे को कराना है, मैं ऐसे नहीं करके आ सकता कि चलो जी ठप्पा है। होते हैं कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बीच में ठप्पे वाले आ जाते हैं, लेकिन जो ये टेक्निकल टॉपिक है पहली बार पढ़ने पड़ रहे हैं, हमें भी एक बार के लिए प्रिपेयर करने पड़ते हैं ताकि बच्चों को वन गो में समझ में आ जाए। लेकिन अच्छे से समझ में तब आएगा अगर घर पे आप उसकी लैंग्वेज उसी दिन पे पढ़ना शुरू कर दोगे। मैं वही कह रहा हूँ कि याद नहीं करना, रट्टे नहीं मारने, पर एक बार के लिए लैंग्वेज क्लियर करना शुरू करो। जब महीने 2 महीने बाद पढ़ोगे ना, तब जाके थोड़ी थोड़ी फिर से याद आएगी, नहीं तो पूरी भूल जाओगे। चलो जी अगले केस पे आ रहे हैं। ना ना ना, पेपर में नाम से केस नहीं आएंगे। क्वेश्चन आ रहा है क्या पेपर में नाम से केस आएंगे? पेपर में आएगा यहां से, फैक्ट ऑफ द केस नहीं आएगा, पेपर में आएगा देयर इज अ कंपनी, रिलायंस कंपनी परचेज द शेयर ऑफ बी लिमिटेड, ये आएगा पेपर में। ट्रांसफर द शेयर ऑफ बी, ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ये पेपर में आएगा। ये नहीं आएगा। अगर आपको पेपर में याद रह जाएगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, आईसीए ने बोला हुआ है मार्क्स नहीं काटेंगे। तो ये केस स्टडीज, अभी तो हमारे पास कंपनीज एक्ट के कम है ना, कंपनी एक्ट के तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करोगे कोई चिंता नहीं है। सेक्शंस भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से याद कर लो ना, सारे सेक्शन याद कर रहे हैं ना सारे केस के नाम। जैसे सलोमन वाला केस है, वो चलता आ रहा है 100 साल हो गए, तो वो याद रखना है, वो आपको हर बुक में मिलेगा, चाहे वकील की बुक में हो, सीएस की बुक में हो, एडवोकेट की, बीकॉम की, सब सारी बुक्स में होगा। ये नाम याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई नाम नहीं याद रखना। ठीक, अगले केस पे आओ। इधर देखो जो मैंने ये सारी चीजें है ना, ये अगला पैराग्राफ है, सब्सिडरी कंपनी क्रिएट हुई सारी, ये सारा कुछ मैंने आपको डायग्राम में बता दिया, तो ये लैंग्वेज घर से पढ़ लेना। ठीक है, अगला चौथा केस, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज द एजेंट। बिल्कुल सेम केस है, बिल्कुल सेम केस ऐसे ही। मतलब जब यार केसेस ही सेम है यार, बात वही है ना, अब हर दुकानदार ने टैक्स की चोरी करनी है या कुछ उल्टा सीधा करना है। अब चौथे केस में पता क्या आया, चौथे केस में क्या आया, फिर से सेम चीज है जो भी हम पढ़ के आए हैं, सेम सिनेरियो। एक कंपनी है ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी ना गवर्नमेंट के पास गई, ट्रांसपोर्ट कंपनी गवर्नमेंट के पास गई किसी चीज का लाइसेंस मांगने, कि मेरे को ये वाला लाइसेंस दे दो। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, किसी चीज का लाइसेंस मांगने गई, गवर्नमेंट ने देखा कि इनकी कंपनी में ना सब कुछ ठीक नहीं है, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, या जो भी एबीसीडी है, डिपार्टमेंट ने इसको लाइसेंस देने से मना कर दिया। फिर इसने फिर से वही किया, एक सब्सिडरी कंपनी खोली। अब आपको पता लग गया सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, छोटी वाली या बड़ी वाली? तो इसने एक सब्सिडरी कंपनी अपनी खोली एज अ एजेंट के तौर पे। फिर इस सब्सिड और सारा कुछ इसको ट्रांसफर कर दिया अपना, जो भी काम धंधा था, जो भी व्हीकल्स थे जिस नाम पे थे। तो पहले लाइसेंस मांगने गई, लाइसेंस इसको रिजेक्ट हो गया, गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया लाइसेंस। फिर इसने दूसरे नंबर पे क्या किया, ट्रांसफर कर दिया अपना बिजनेस सब्सिडरी कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी का नाम चेंज कर दिया। जैसे एक कंपनी थी, आप लोगों ने सुना हुआ है ये वाला केस, सत्यम वाला केस, मैंने सुना दिया था +1 में +2 में, सत्यम वाला। इसने अपनी नई कंपनी क्या खोली थी याद है? इसने एक नई कंपनी खोली, मेटस। सत्यम क्या लग रही है, इंडियन कंपनी। मेटस क्या है, अंग्रेजी कंपनी। लेकिन मेटस कोई अंग्रेजी कंपनी नहीं है, सत्यम को उल्टा करना एक बार के लिए, सत्यम को उल्टा करो, क्या बन गया, मेटस। तो क्या मेटस अंग्रेजी कंपनी बन गई? नहीं बनी। बाद में वो सारा कुछ इसके नाम पे चलाने लग गई। ठीक है, इसकी केस स्टडी बताऊंगा, बड़ी मजेदार है। स्कैम जो हमारे थे ना, स्कैम 92, उसके बाद का सबसे फेमस स्कैम सत्यम स्कैम था फाइनेंशियली। बाकी बाद में आए थे ललित मोदी वाले ये वो। तो नीरव मोदी, सॉरी ललित मोदी नहीं। तो सब्सिडरी कंपनी खोली, सब्सिडरी कंपनी का नाम सत्यम से बदल के मेटस रख दिया। मेटस गवर्नमेंट के पास गई लाइसेंस मांगने, फिर गवर्नमेंट ने उसके लाइसेंस मिल गया, समझ लो एबीसीडी। फिर गवर्नमेंट भी तो शानी थी ना, गवर्नमेंट के पास भी तो सारे ऑफिसर्स की सीए की टीम होती है। उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स खंगाले, तो पता लग गया ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी एज अ एजेंट काम करने के लिए अभी पैदा हुई है, ये कोई पुरानी कंपनी है नहीं। और इसके पास की जो एसेट लाइबिलिटी थी, वो जो इनकी पेरेंट कंपनी थी, इसी ने ट्रांसफर की थी। तो मुझे बताओ गवर्नमेंट से लाइसेंस कौन लेना चाह रहा है अल्टीमेटली? इसके पीछे की टाइप ट्रांसपोर्ट कंपनी ना। तो कहते क्या पागल समझ रखा है क्या, तुम हमेशा से क्या सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम पे चला दोगे क्या?
तो हमेशा तुम कॉर्पोरेट वेल को एग्जिस्ट करोगे। भाई साहब गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब पावर में तो हम है, पार्लियामेंट में लो तो हमने बनाने हैं, प्रेसिडेंट तो हमारा ही बैठा है, तो इस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी काम नहीं करेगा कि ये सेपरेट है, आप इसको लाइसेंस दो ना। ट्रांसपोर्ट कंपनी आगे कहते हमने तो नहीं मांगा, हम तो अपने घर पे बैठे हैं, आप इसको सेपरेट कंपनी मानते हो, इसको सेपरेट एंटिटी मानते हो, वो तो ये मांग रही है, इससे हमारा क्या लेना देना। कहते नहीं, इसको सेपरेट एंटिटी मानेंगे, इसके पीछे की जो रियल ट्रांजैक्शन है उसको लुक आउट करेंगे, इसके पीछे की रियल ट्रांजैक्शन कौन थे, ये वाले। तो कह रहे नहीं मिलेगा जी लाइसेंस। पढ़ के देखते हैं क्या है। कह रहे हैं अ कंपनी समटाइम्स बी रिगार्डेड एज द एजेंट या ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर। जो इसके मेंबर थे ना ट्रांसपोर्ट कंपनी के, तो ये सब्सिडरी कंपनी एज अ एजेंट काम कर रही थी। किसके लिए एज अ एजेंट काम कर रही थी? ट्रांसपोर्ट कंपनी की, या उसके जो रियल ओनर्स हैं, ठीक है, उनके लिए एजेंट का, उनके एज अ एजेंट के तौर पे काम कर रही थी ऑफ अनदर कंपनी। या तो मेंबर के प्रति एजेंट काम कर रही थी या फिर ओनर के प्रति। देयरफॉर बी डीम्ड टू हैव lost its individuality in favor of principal, hence the principal will be held liable for the act. प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लाइबल। बताओ प्रिंसिपल में मैं सब्सिडरी कंपनी लिखूं कि ट्रांसपोर्ट कंपनी? पढ़ लो एक बार। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी और उसके ओनर को ही हम जिम्मेवार ठहराएंगे कि तुम नलायक अलग अलग पर्दा चढ़ा के आ जाते हो। सेम ऐसे ही होता था बचपन में। वैसे बड़ी वाहियात बात है, मेरे को बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन याद आ गई हमें। जब क्लास फोर्थ में होंगे हम, पता नहीं 3 या 4th में, मतलब इतनी पुरानी बात है, 20-22 साल पुरानी। छोटे होते ना क्या कल्चर होता था, खैर आजकल तो जेंजी है ना, हमारे टाइम पे हम लोग थे देसी बच्चे। हम लोग ना एक बोरी लेके जाते थे, ये ना पिंड वाले समझ सकते हैं, तुम लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये चीज एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। घर पे नहीं बताना, मम्मी पापा को तो पता है, आस पास मोहल्ले में नहीं फेमस करना हो, क्योंकि अच्छा सीईओ कैसे काम करते थे। तो हम सीईओ के क्या काम करते थे, सिर्फ मैं नहीं, अच्छे खासे सारे लोग। मेरे को एग्जैक्ट याद है, या 3rd की बात है या 4th की। 5th में थोड़ी सी अक्कल आनी शुरू हुई थी जब मार पड़ी थी एक बार ना मैडम से, रोमा मैडम से। तो 3rd 4th, हाँ नाम था। तो क्या करते थे, आजकल छोटे पिंडों में, छोटे शहरों में अभी भी होता है, लोहड़ी से ना आने से 10-12 दिन पहले ना हम एक बोरी लेके जाते थे। तो वो बोरी पकड़ते थे 2 जने या 3 जने, लोहड़ी मांगने जाते थे घर घर, ठीक है। तो सर्दियां बड़ी होती थी न्यू ईयर के टाइम पे। तो क्या हुआ, हमारे घर के ना पिछले गली में ना एक कोठी बनी थी, बड़ी आलीशान कोठी, तुम देखोगे ना अपने आसपास की, उससे बड़ी कोई कोठी ही नहीं है। सुचेता मैडम की, जो एनटीसी स्कूल में टीचर है, उनके घर ना कोठी बनी थी। तो हमें लगा नया घर है, इधर तो लोहड़ी में ना मूंगफलियां रेवड़ियां, ये लकड़ी नहीं देंगे, पैसे देंगे, ठीक है। तो 2 जने ऐसे बोरी पकड़ते थे, कार कार दे पहिए चार, ऐसे ऐसे करके, या सुंदर सुंदरी मुंदरी, लोहड़ी मांगने जाते थे हम। तो अंकल आए बाहर, हम 3 जने थे, 3 थे, 2 थे, 4 थे, याद नहीं है, तो 3 जने थे। अंकल ने हमें क्या किया, लोहड़ी दे दी, ठीक है। फिर हम टोटल 6-7 बंदों की मंडली होती थी, हम ना ऐसे बना के रखते थे कि 2 जने इस गली में जाएंगे, 2 इस गली में, ऐसे 2 मंडलियां बना के रखते थे। तो हमें अंकल ने पैसे दिए, उस टाइम पे अंकल ने हमें 5-5 रुपए दिए थे। तब 50 पैसे देते होते थे लोग, या 1 रुपए। अंकल ने 5-5 रुपए दिए, हमें पता लग गया बड़ी घर है। हम 15 मिनट के बाद दोबारा इकट्ठे हुए पिछली गली में, भाई एक काम करते हैं, उस गली वाले वो जो अंकल है ना, वो पैसे दे रहे हैं, उधर दोबारा मांगने चलते हैं। अब हमने क्या किया, मतलब दिमाग देखो हमारा बच्चों का क्या चल रहा है। मैं पहले नॉर्मल था, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, साथ वाला, जैसे साथ वाले का चश्मा पहनना पता नहीं उतारा, उसकी टोपी मैंने लगा ली, जान के हल्का सा वो कर लिया। मतलब कॉर्पोरेट वेल छुपा रहा था मैं, अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी। हम गए उसमें दोबारा, अब चेहरे पे तो डाउट या डर तो रहता ही है ना, हम 3rd 4th क्लास में, वो अंकल। तो मैं उनके साथ दोबारा चला गया, 5-5 रुपए और मिलेंगे। तब हम 2 जने नहीं गए, पहले 2 पता नहीं 3 गए थे, फिर हम पूरी मंडली गए 5-6 जने। अंकल ने देखा, अच्छा जी ये है वो है। अंकल ने मेरी टोपी उतरवाई, मेरा चश्मा उतरवाया, कहते अभी जो 5 रुपए लेके गया था निकाल जेब से निकाल। तो उन दिनों वो निक्कर नुक्कर पहनते होते थे, नहीं सॉरी, सर्दियां थी। तो अंकल ने जैसे टोपी टोपी उतरवाई, तो अंकल ने दोबारा पकड़ लिया। खैर पैसे तो नहीं लिए वापस, वो वाले हमसे मांगने लग गए, दिखाना कितने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। तो जेब में से जो उन्हें पैसे निकाले, 5 रुपए अंकल के थे, बाकी उन्हें तो 50-50 पैसे ही दे रखे थे 2-3 जनों ने। बाकी लिफाफे में मूंगफली रेवड़ियां इकट्ठी थी। फिर अंकल ने उस टाइम पे हमारी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की थी। अंकल ने बोला जो पिछला चेहरा है, रियल ट्रांजैक्शन लुकआउट की जाएगी। अंकल ने दोबारा 5 रुपए नहीं दिए थे। तो ये केस था हमारे साथ एक्चुअल में। यार किया था अपनी तरफ से, दिमाग लड़ाया था, बात है कि हम पकड़े गए थे बस। हैं डांट,
बंद कर दी मतलब 1-2 साल बाद थोड़े थोड़े बच्चे हो गए, वो तो अगले साल मैडम ने यार मतलब ट्यूशन की छुट्टी छुट्टी मार ली थी, लोड़ी मांगने चले गए, अगले साल 5th क्लास की बात थी, तो उस मैडम ने मारे मुंह पे चांटे। अच्छा, हमने ये तो नहीं बताया कि लोड़ी मांगने गए थे इसलिए छुट्टी मारी, मम्मी ने बता दिया। मतलब चपेड़े आज भी याद है। चलो जी अगले केस पे आते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला ऑब्टेन लाइसेंस करा दिया। पांचवा है, कंपनी अगर आपने फॉर्म किया है फॉर फ्रॉड पर्पस, इम्प्रॉपर कंडक्ट या डिफीट द लॉ। ये तो देखा जाए जनरल केस ना हो गया, हेडिंग से पढ़ के देखो। आपने कोई कंपनी फॉर्म की है धोखाधड़ी के लिए या कुछ हुआ है, तो उस कंपनी में मतलब आपने एक कंपनी खोली, आपने बोला यार पाउडर तो बेच रहे हैं आजकल, चूना भी बेच रहे हैं, पुट्टी बेच रहे हैं, क्यों ना इसके पीछे दूसरे वाला पाउडर बेचा जाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लाके, है ना, जो पिंडा बेच रहा था। हाँ, तो आपने वो पाउडर बेचना शुरू किया, लेकिन आप अपनी कंपनी के नाम पे नहीं कर रहे, सब्सिडरी खोल दी। कब कंपनी पकड़ी गई तो उसके पीछे सब्सिडरी कंपनी को जिम्मेवार ठहराया जाएगा कि पेरेंट कंपनी जिसने खोली है। तो कह रहे हैं अगर आपने कोई कंपनी इलीगल पर्पस है या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए खोली है तो उसी को पकड़ा जाएगा। जल्दी से पढ़ते हैं कॉर्पोरेट वेल के, बस यही 5 केसेस है। पहला, फर्स्ट, अगर एनिमी कंट्री के साथ कोई डीलिंग कर रहे हो। दूसरा, अगर आप टैक्स इवेड करना चाहते हो यानी कि रेवेन्यू प्रोटेक्ट के लिए। तीसरा, अगर आपकी कंपनी एजेंट के तौर पे काम कर रही है। चौथा, अगर आप कोई लीगल ओब्लिगेशन, मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज अलग लिख दी ना, हम इस हेडिंग से ही पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था एनिमी कंट्री वाला। दूसरा आपके पास था टैक्स से बचने के लिए। तीसरा आपके पास था लीगल ओब्लिगेशन से बचने के लिए। लीगल ओब्लिगेशन के ऊपर लिखेंगे बोनस वाला केस, लीगल ओब्लिगेशन के ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे इन्होंने चौथा बना दिया नलायकों ने, यही नलायक है। ये तीसरा केस है सही मायने में, ये चौथा है। आपने नंबरिंग ऐसे करना, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये बोनस वाला केस है। ठीक है, बाकी ये पांचवा केस है। बाकी कल करते हैं, कल वाला टॉपिक इजी है, थोड़ा जल्दी कवरेज होगी।